सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडल आंसर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री और कल्चर टेस्ट वन का एमएमटी वन का। ये 5 क्वेश्चंस थे टेस्ट में और ये 2 क्वेश्चंस थे टेस्ट में। ठीक है, सबने टेस्ट लिखा, सबने अलग अलग आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, उनमें से भी जो बेस्ट एलिमेंट्स हैं जो आपके हर आंसर्स में होने चाहिए, दोज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग। एक ओवरव्यू भी देखेंगे, है ना, कि इंट्रोडक्शन लिखना है तो कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर करना है तो कैसे करना है, मैप इंक्लूड करना है तो कैसे करना है, डायग्राम्स कैसे यूज करेंगे। सो हर आंसर्स में आई हैव यूज्ड वेरिएशन, है ना, हर आंसर में वेरिएशन यूज करके दिखाया ताकि आप 10 चीजें इस पर्टिकुलर मॉडल आंसर से सीख सको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था? रिवोल्ट ऑफ 1857, 8 मार्क्स। रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना, 1857 का विद्रोह, और 8 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें 2 पेज हमको मिलते हैं, सबको पता है। ठीक है, एवरीवन नोज कि 2 पेज मिलते हैं, 2 पेज में हमको कंटेंट लिखना है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द आइडियल थिंग्स, है ना, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, क्या क्या आपके 2 पेजेस में आ सकती है ना। विल सी दैट। सो दिस इज रिवोल्ट ऑफ 1857 शॉर्ट नोट्स। 2 पेज का हमको, 2 ढाई पेज, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया है टू शो यू मोर थिंग्स, बट हमको 2 पेज में कैसे क्रिस्प लिखना है और क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, विल सी दैट। सबसे पहले कोई भी शॉर्ट आंसर हो, वी हैव टू थिंक कि हमको 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन सोचना, आइडियल केस। ठीक है, वहां पर बाउंसर्स होंगे, दैट विल बी डिफरेंट, वहां पर आप कुछ बना के भी लिख सकते हो, 3 4, कभी कई बार चेंज भी होगा, बट आइडियल इज 3 to 4 लाइन्स फॉर शॉर्ट आंसर। तो एक चीज अपने डायरी में या अपने जो भी नोटबुक में नोट कर रहे हो, इंट्रोडक्शन फॉर शॉर्ट आंसर शुड बी मैक्सिमम 4 लाइन्स। ठीक है, सेकेंड थिंग कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट किया? रिवोल्ट ऑफ 1857 was a widespread rebellion against the exploitative, expansionist and administrative policies of the British। अब यहां डायरेक्ट स्पीच कैसे हुई? हमने सीधे इस कीवर्ड से स्टार्ट किया, है ना, जो भी चीज पूछी गई है उससे स्टार्ट किया कि वो क्या था, वॉज अ, है ना। हमको 3 चीजें बतानी है इंट्रोडक्शन में, क्या, कब, कैसे। ठीक है, क्या, कब, कैसे, व्हाट, हाउ, व्हेन। ठीक है, 3 चीजें अगर हम बता दें इंट्रोडक्शन में किसी भी चीज के, तो हमारा बहुत पावरफुल इंट्रोडक्शन होता है। कभी आप इस चीज को टेस्ट करना, वाई, व्हाट, व्हेन। ठीक है, इस चीज को भी नोट कर लेंगे। तो यहां क्या बताया? व्हाट क्या था? वॉज अ वाइड स्प्रेड रेबेलियन। अब वाइड स्प्रेड वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये काफी बड़ा था, है ना, इट वॉज अ बिग मूवमेंट। वाइड स्प्रेड रेबेलियन, है ना, रेबेलियन था, रिवोल्ट। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट था, है ना। अब देखो कि मैंने क्या क्या एड्रेस किया है। क्या था? वॉट, है ना, अगेंस्ट वॉट, है ना, अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव, एक्सपेंशनिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। तो 3 कीवर्ड्स हमने यूज किए और पूरा क्रक्स जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 का आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर? सो अब यहां पर बहुत लोग ने ऐसा लिखा है ना कि ये हुआ तो वो हुआ तो वो हुआ तब ये रिवोल्ट हो गया, है ना, या मंगल पांडे का ये हुआ। नहीं, हमको शॉर्ट आंसर में सीधे बताना है कि पूरा ओवरव्यू क्या है उसका। क्या था? एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था। ठीक है, बहुत बड़ा रेबेलियन था। किसके अगेंस्ट था, है ना? एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। तीन ही चीज तो कैटेगराइज कर सकते हैं ना आप। सर आवाज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रही खुशबू? तुम बाकी लोग को आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ये सर आ रही है। खुशबू अपनी सेटिंग चेक करना एक बार। क्लियर है यहां तक सबको कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए कैसा? ऐसे लाग लपेट नहीं, है ना, कि हम कहानी बता रहे हैं फिर लास्ट में लिखे कि अच्छा हाँ ये रिवोल्ट ऑफ 1850, नहीं, सीधे रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था? वॉज अ वाइड स्प्रेड रेबेलियन अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव, एक्सपेंशनिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। तो अब जब हम कोई भी इंट्रोडक्शन फ्रेम करेंगे, जब आप नोट्स भी बना रहे होगे, देन ऑल्सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि हमको इंट्रोडक्शन कैसे चाहिए, एकदम टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन, एग्जामिनर पढ़े, टिक करे और समझ जाए। ठीक है, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया 3 से 4 लाइन में। अब इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, सबको पता है, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। क्या हम 3 4 इवेंट्स को टाइमलाइन फ्रेमवर्क में लिख सकते हैं क्या? ऐसे मेजर इवेंट्स, है ना, मेजर इवेंट्स। बैरकपुर म्यूटिनी से शुरुआत हुई, फिर मेरठ म्यूटिनी हुई। अगर आपको डेट भी याद है तो यहां ब्रैकेट में डेट लिख सकते हैं, यहां ब्रैकेट में डेट लिख सकते हैं ना। यू सी कि प्रेजेंटेशन कैसा है। मैंने इतना इंफॉर्मेशन थ्रो कर दिया, 4 चीज के बारे में बता दिया, और इतना कम स्पेस, है ना, स्पेस यूटिलाइजेशन भी आप देखो। ठीक है, बैरकपुर म्यूटिनी, मेरठ म्यूटिनी, कैप्चर ऑफ दिल्ली, है ना, उसके बाद रेवेलियन, दानापुरन, शाहबाद, कुंवर सिंह। ठीक है, तो मेजर इवेंट्स के बारे में बता दिया क्रिस्प। इधर मैप में क्या बताया? मेजर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट।
अब बहुत लोगों ने मैप बनाया है, बहुत लोगों ने मैप कहाँ कहाँ बनाया है, एकदम यहां बनाया आखिरी में, है ना, दूसरे पेज के एंड पे मैप बना दिया है, कहीं भी बना दिया है नहीं। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले हम एग्जामिनर को क्या बताना चाहेंगे कि आप सर देखो कि ये कहां तक था, यहां हमने बोला ना वाइड स्प्रेड रेबेलियन, देखो वाइड स्प्रेड रेबेलियन देख लो आप, है ना। और एक बार हम ये मैप बना दें तो दिस इज लाइक अ वैल्यू एडिशन ऑल्सो, है ना। मैप तो सबको बनाना पता ही है कैसे बनाते हैं, तो जस्ट मेक अ मैप, और मैप जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स कर देंगे यहां पर, ताकि वो अलग से दिखे, है ना। आप करके देखना इसको, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा आ जाएगा। और मैप में भी कैसे, हमने बस यहां पर जल्दी से मैप बनाया और यहां पर एरोस खींचे, यहां पर दिल्ली लिखा, उसके नीचे उसका जो लीडर था, है ना, बिहार लिखा, उसका जो लीडर था झांसी, मतलब 4-5 नाम यहां लिखे और क्लोज। एग्जामिनर को सिर्फ बताना है कि मुझे पता है और मैं मैप भी बना सकता हूं, और ये रेलेवेंट भी है ना। अगर आपको बताना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक्सपैंड क्या था, तो यू कैन मेक अ मैप, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स। तो इंट्रोडक्शन हो गया, एलिमेंट्स देखना आप क्या क्या आ रहे हैं ना, मेजर इवेंट्स बता दिया, है ना। अब ये स्पेस यहां पर मान लो कि ये मैप मैंने यूज किया था, ठीक है। अब ये मैप मैं यहां बीच में बनाता, वो भी चलता, ठीक है। अगर मेजर इवेंट्स नहीं भी लिख रहे हो तो ये मैप यहां सेंटर में बना दिए, दिस विल ऑल्सो लुक गुड। बट अगर ज्यादा कंटेंट थ्रो करना है विद इन द टाइम लिमिट, तो आई कैन यूज कीवर्ड्स खटाखट, एंड आई कैन यूज दिस स्पेस ऑल्सो। अब जब ये बता दिया मेजर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, मेजर इवेंट्स, देन विल कम टू कॉजेज। हमने देखा था, हमने सुना समझा भी था कि कोई भी रिवोल्ट हो, रेवेलियन हो, है ना, उसमें क्या करना है, कॉजेज को मेंशन करना है। अब कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, नंबर 1 पॉलिटिकल। अब यहां पर हम डायग्राम भी कर सकते हैं ना, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, 1 2 3 4, है ना। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में भी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, है ना। फिर ऐसे 1 2 3, है ना, कीवर्ड्स कीवर्ड्स में, तो वो अप्रोच भी कर सकते हैं। यहां पर मुझे कंटेंट बताना था कि क्या क्या कंटेंट आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है ना। दिस कैन बी डन इन थ्रू डायग्राम ऑल्सो, बहुत लोगों ने डायग्राम के थ्रू भी किया है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। शॉर्ट आंसर है, हमको बस 7-8 पॉइंट बता देने हैं और कीवर्ड्स थ्रो कर देना है। अब कीवर्ड्स में बताता हूं कैसे थ्रो करेंगे डायग्राम में। पॉलिटिकल कॉजेज बोला, नंबर 1 एनेक्सेशन पॉलिसीज। अब यहां पर कहानी नहीं बनाने लगेंगे ना, हिंदी मीडियम वाले प्लीज इस चीज को समझेंगे। यहां पर कहानी नहीं बनाएंगे कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो फिर ये हुआ, है ना, तो फिर झांसी की रानी को डिस्पोजेस कर दिया गया, कहानी नहीं बनाएंगे, सीधे बोलेंगे एनेक्सेशन पॉलिसी, ये मेरा कीवर्ड है ना। पॉलिसी की बात करेंगे ना, पॉलिटिकल कॉज क्या था, एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ वेलेस्ली एंड डलहौजी, सब्सिडरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। उसने क्या किया, विच लेड टू डिस्पोजिशन ऑफ इंडियन रूलर्स, ना, यही तो हुआ था। एग्जाम्पल झांसी, है ना, सतारा, ठीक है, 2 एग्जाम्पल दे दिए। और याद भी है, अगर झांसी है ना, झांसी ब्रैकेट में ईयर, है ना, सतारा ब्रैकेट में ईयर, अगर ये भी कर सकते हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन डू इफ यू रिमेंबर। अदरवाइज यहां पर एक एग्जाम्पल दे देंगे बस। तो कितना क्रिस्प स्टेटमेंट है, कितना क्रिस्प कीवर्ड का यूज है, एनेक्सेशन पॉलिसी किसकी, ऑफ वेलेस्ली एंड डलहौजी, सच एज सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। कीवर्ड को अंडरलाइन भी करना है, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, एनेक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और डिस्पोजिशन ऑफ इंडियन रूलर्स हो गया इससे एग्जाम्पल दिस, पहला पॉइंट। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स एंड डिनायल ऑफ सक्सेशन राइट्स टू मुगल प्रिंसेस कॉज लॉस ऑफ प्रेस्टीज, ठीक है। तो रॉयल टाइटल्स जो दिए जाते थे मुगल्स को, है ना, जो मुगल्स अपने आप को देते थे, एम्परर और वो सब चीजें, उनको खत्म कर दिया गया था। और सक्सेशन राइट्स जो थे, है ना, उनको भी डिनाई कर दिया गया था प्रिंसेस को, बहादुर शाह जफर के बाद। तो इससे क्या हुआ कि मुगल की अथॉरिटी कम हो गई, तो एक वो भी रेबेलियन का कॉज था, है ना, पॉलिटिकल कॉज। सो अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स वाज अंडरमाइंड। अब कोई एक यूनिफाइंग फैक्टर नहीं था, है ना। मुगल का वीक, लाइक यू ऑल हैव रेड कि आफ्टर औरंगजेब द मुगल्स बिकेम वीक, है ना, बाय द टाइम ऑफ 1857 इट बिकेम मोर वीक। सो अथॉरिटी ऑफ द मुगल वाज अंडरमाइंड। सो आप देखते हो ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 में पढ़ा होगा कि अगेन अगेन दे वर मेकिंग बहादुर शाह जफर एज देयर एम्परर, है ना, ऐसा डिक्लेयर किया था। सो दूसरा, अबॉलिशन ऑफ रॉयल टाइटल। अब अगर मेरे को डायग्राम बनाना है ना, कॉजेज यहां लिखा, ऐसे डायग्राम बनाया, नंबर 1 पॉलिटिकल, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स जो लिखेंगे ना, एनेक्सेशन पॉलिसीज, पॉलिसीज यहां पर सब्सिडरी अलायंस, बस कीवर्ड्स डालेंगे। नंबर 2 एन अबॉलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स, ठीक है। बस 2 पॉइंट लिख के पॉलिटिकल खत्म कर देंगे। फिर दूसरा, अगर डायग्राम बनाना है तो इतने इतने बड़े स्पेस में,
सो डायग्राम में हम सिर्फ कीवर्ड्स कीवर्ड्स को यूज करेंगे ना, बस अबॉलिशन ऑफ रॉयल टाइटल हो गया, पॉलिटिकल सामने वाला समझ जाएगा। बट अगर हम 38 मार्कर लिख रहे हैं तो फिर हम ये 3 लाइन लिख देंगे, है ना, कि रॉयल टाइटल अबॉलिशन हुआ, डिनायल सक्सेशन राइट हुआ टू मुगल प्रिंसेस, कॉजेज कॉज क्या किया, लॉस ऑफ देयर प्रेस्टीज, अथॉरिटी अंडरमाइन हो गई इसकी। इतने क्रिस्प अपने लैंग्वेज को रखेंगे। थर्ड पॉइंट, एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856, है ना, इट लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट अमंग सोल्जर्स एंड नोबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी, है ना, ये चीज सबने पढ़ी होगी अवध अवध के बारे में। पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म कहते थे ना उसमें, कि जो सोल्जर्स थे वो पीजेंट्स भी थे, तो उनका रिजेंटमेंट हुआ था इसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अवध के। ठीक है, फिर डिसकंटेंट अमंग इंडियन रूलर्स सच एज नाना साहेब, है ना, डिसकंटेंट भी था बहुत सारे रूलर्स को अलग अलग कारणों से, तो नाना साहब उनको पेंशन डिनाई किया गया था। कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। तो 4 पॉइंट यहां पर है पॉलिटिकल का, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, आपने जो भी पढ़ा है आप उसको यूज कर सकते हैं, बट यूज कैसे करना है, लैंग्वेज कैसे रखनी है, वी हैव सीन। जस्ट कीवर्ड्स यूज करेंगे और इतनी क्लैरिटी रखेंगे कि एग्जामिनर ने जैसे देखा एनेक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडी लाइन टिक किया और आगे बढ़ा, ही नोस कि कैंडिडेट को पता है एंड ही कैन प्रेजेंट बेटर। देन कम्स सेकंड, इकोनॉमिक कॉजेस, है ना, क्लियरली देखो नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, है ना, नंबरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करता है ना, कि इसने 10 पॉइंट लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको दिख जाएगा। आपने डैश 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 कर दिया तो दैट विल हैव लेस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। उसने देखा 10 इसमें 10 इसमें 20 लो 4.5। सो ऑलवेज ट्राई टू नंबर वेर यू कैन नंबर। इकोनॉमिक कॉजेज, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अब हम यहां नहीं बोलेंगे कि हाँ परमानेंट सेटल लेके आया, ये किया वो किया, है ना, फिर ये हो गया, नहीं, सीधे बोलेंगे क्या था, कीवर्ड एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। हिंदी वाले हिंदी में ट्रांसलेट कर ले प्लीज, है ना। एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब क्या होता है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी सबको पता है, सच एज परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, रेटवारी सिस्टम ऑन पीजेंट्स एंड जमींदार। इसका इंपैक्ट कौन किसके ऊपर हुआ था, पीजेंट्स और जमींदार के ऊपर। सो कीवर्ड्स। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, ये भी कीवर्ड है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, कॉस्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इकोनॉमिक कॉज एक और, है ना, जो आपका ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था वो ब्रेक डाउन करने लग गया 1857 के आसपास, आपको पता ही है, सब रेलवे लाइन, टेलीग्राफ, ये सब चीजें आ रही थी, तो ह्यूज कैपिटल का भी आउट इनफ्लो हो रहा था। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। तो 3 पॉइंट इकोनॉमी में लिख दिए। मिलिट्री कॉजेज, है ना, यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज मेड ऑफ काउ एंड पिग, बस इतना लिखेंगे, इसके आगे कहानी नहीं लिखेंगे ये हुआ वो हुआ, उनका रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुआ, नहीं। मिलिट्री में जो रिवोल्ट हुआ था, रिबेलियन हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था, यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज। अब इसको आप इमीडिएट कॉज में भी लिख सकते हो ना, वैसे भी लिख सकते हो इमीडिएट कॉज, बट ये मिलिट्री कॉज में मैंने लिख दिया कि इट्स रिलेटेड टू मिलिट्री। कंपलसरी ओवरसीज सर्विसेज, है ना, कंपलसरी उनको ओवरसीज भेजा जाने लगा, ऐसी पॉलिसी में थी कि ना आपको ओवरसीज, फिर वो 7 समंदर पार वाला ना रिलीजियस इशू आ गया था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, है ना, सबने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में, दिस एक्ट वाज पास्ड बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज अ कंसर्न अमंग द मिलिट्री सिपॉयज। इंफीरियर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, तो आप देखो कि मैंने मिलिट्री कॉजेज में कैसे कीवर्ड्स लिखे। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इसमें ये क्या था शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में होगा तो भले हम 1 लाइन इसके बारे में बता देंगे, बट यहां पर हमको सीधे कीवर्ड्स यूज करना है। मिलिट्री कॉजेज डन। देन सोशियो रिलीजियस कॉजेज, ठीक है, इंटरफेरेंस इन रिलीजन एंड कल्चर, तो कल्चर में क्या करने लगे थे, इंटरफेयर करने लगे थे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रिमैरेज, है ना, इंटरफेरेंस बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, लेक्स लोकी एक्ट 1850। अब हम यहां बताएंगे नहीं लेक्स लोकी एक्ट क्या था, हमने 4 एग्जाम्पल दे दिए कि इंटरफेरेंस हुआ रिलीजन और कल्चर में, इसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 का ये सोशियो रिलीजियस कॉज है। बस इतना सा हमको एग्जामिनर को बता देना है, पूरी कहानी उसको नहीं समझानी, वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको हिस्ट्री की नॉलेज है। क्लियर, हमको समझाना थोड़ा बहुत कहां है, लॉन्ग आंसर में। यहां पर हम लॉन्ग आंसर, इवन इन लॉन्ग आंसर यू कैन यूज दिस फॉर्मेट। ठीक, अब कॉजेस की बात कर ली हमने, आप डायमेंशंस देखो कि हम कैसे कैसे कवर कर रहे हैं ना। मैंने बोला था ना कि कोई भी टॉपिक जब आप उठाना प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं, जस्ट हैव मेक अ नोट ऑफ दोस थिंग्स, है ना। रिवोल्ट ऑफ 1857 सबसे पहला क्या हो गया, डायग्राम चाहिए, मेजर इवेंट्स पता होना चाहिए ना, बिहार के भी मेजर इवेंट्स का टाइमलाइन पता होना चाहिए कि भाई ये फातिमा ने लिखा है ना ये आंसर में, मेजर इवेंट्स के, भाई रोहिणी रेबेलियन हुआ था, रोहिणी के बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद हुआ, ऐसे बस एक टाइमलाइन बना दिया और यहां लिख दिया इवेंट्स इन बिहार।
इवेंट्स इन बिहार। ठीक है, ऐसे अगर अगर किसी को बनाना है तो एक लाइन टाइमलाइन बना के यहाँ नाम मेंशन कर दिए इवेंट्स इन बिहार, वो भी कर सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह मेजर इवेंट्स की जगह वो भी कर सकते हैं। बट 1857 रिवोल्ट का मेजर मतलब इन जनरल पूछा था तो हम यहां पर मेजर इवेंट्स लिख दिए। अगर कुंवर सिंह से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो हम उसमें वो टाइमलाइन बना सकते हैं, मेजर इवेंट्स इन बिहार। डायग्राम बनाने के अलग अलग तरीके हैं, सोचना आप लोग सीखो कि कैसे सोचना है। कोई भी टॉपिक है तो उसके सिग्निफिकेंस आपने पढ़ा ही होगा ना, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ा है उसको सब इवेंट्स पता होगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कहानी सारी पता होगी। बस हमको करना क्या है, एक पेज लेके बैठना है जब हम नोट्स बना रहे हो, आगे भी है ना, पॉलिटी आएगा, जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे, करंट अफेयर्स आएगा, उसमें करना क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857 मैंने ले लिया, जो भी 1857 ले लिया। अपने को क्या चाहिए, मैप चाहिए, ठीक है, अपने को चाहिए मेजर इवेंट्स, है ना, देन अपने को चाहिए कॉजेज, है ना, सीक्वेंस में सोचो, है ना, कॉजेज के बाद क्या चाहिए, नेचर, है ना, नेचर क्या था भाई उसका, उसके बाद क्या था, इम्पैक्ट क्या था, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, है ना, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, इवेल्युएट में क्या, पॉजिटिव, निगेटिव, हो गया, कितने सारे डायमेंशंस कवर हो गए। अगर हमने इन पे सब पे 4-5 पॉइंट बना लिया तो भी हमारा क्या होगा, काम बन जाएगा। क्लियर। तो अब उसके बाद कॉजेस के बाद क्या आ गया, नेचर ऑफ द रिवोल्ट। अब देखो कि डायग्राम्स कैसे यूज करना ना, सिंपल नेचर ऑफ द रिवोल्ट लिखा, है ना, इसको एक बॉक्स किया, दो एरो खींचे, एज पर ब्रिटिश हिस्टोरियंस, है ना, आपने सबने पढ़ा होगा प्रीलिम्स में भी और स्पेक्ट्रम में भी, कमेंट्स, ब्रिटिश हिस्टोरियंस दो क्या बोल रहे थे, इट वॉज मियरली अ सेपॉय म्यूटिनी विदाउट एनी पॉपुलर सपोर्ट। वो कह रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा मोटा सेपॉय म्यूटिनी था, है ना। कौन बोला था, जॉन सीली। ये नाम नहीं याद है तो भी चलेगा, बट एक बार 2-3 नाम याद करके रख लेंगे। एज पर इंडियंस, है ना, जो भारतीय थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनका क्या कहना था, इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर ने कहा इट वॉज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट। एसएन सेन जो अपने हिस्टोरियन थे उन्होंने कहा। तो हमारा क्या मानना था कि ये इंडिपेंडेंस का फर्स्ट मूवमेंट था, है ना, इस मास लेवल पे। ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बस एक छोटा मोटा सिपाही मतलब सैनिक विद्रोह है और इसका कोई जन समर्थन नहीं है, कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सो नेचर ऑफ द रिवोल्ट के बारे में भी तुमने बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, मतलब दो पक्ष बता दिए नेचर के बारे में, ठीक है। अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है, मतलब आप यहां पर नेचर ऑफ द रिवोल्ट लिख के पॉइंट नंबर 1, 2, 3, है ना, ऐसे भी कर सकते हो कि फिर इसने ये कहा, इसने ये कहा। दिस इज अ बेटर वे कि आप डायग्राम बना दो एक। देन आ गया कॉन्सिक्वेंसेस। अब कीवर्ड्स जो आप अपने सब हेडिंग्स में यूज करते हो ना, वो देखो वो कंटेक्स्ट के हिसाब से यूज होगा। कोई भी इवेंट है ना, 1857 रिवोल्ट है, उसका क्या होगा, कंसिक्वेंस होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा, कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, है ना, तो कंसिक्वेंसेस एक कीवर्ड। मेजर आउटकम्स, है ना, हमारे पास स्पेस कम है, हमको पता है कि बहुत सारी चीजें पॉइंट लिखने को है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, मेजर आउटकम, है ना, मेजर आउटकम क्या हुआ उस रिवोल्ट का। तीसरी चीज क्या, इंपैक्ट, है ना, तीनों का मतलब एक ही है, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टोन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। यहां तो शॉर्ट आंसर है, बट इन लॉन्ग आंसर जो भी आपका टोन होगा क्वेश्चन का, अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा, जब जो भी टोन होगा उसके हिसाब से हम इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, है ना, एक ही को यूज करेंगे ना, कॉन्सिक्वेंसेस या मेजर आउटकम्स। यहां पर मेजर आउटकम्स इज अ वैल्यू न्यूट्रल वर्ड, है ना, न्यूट्रल है, मेजर आउटकम्स बता रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव है निगेटिव है, आप सब यहां पर लिस्ट कर दोगे। लॉन्ग आंसर में फिर अगर आपको करना इंपैक्ट, है ना, इंपैक्ट तो पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंपैक्ट 1 2 3 4 5, है ना, निगेटिव 1 2 3 4 5, या है ना, इंपैक्ट ऐसे, इंपैक्ट लिखा है ना, नंबर 1 पॉजिटिव, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना, जैसे भी लिखना है आपको। तो वहां पर हम इंपैक्ट को बड़े आंसर में क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ सकते हैं। यहां मेजर आउटकम विल बी अ बेटर सबहेड, ठीक है। तो मेजर आउटकम में आप देखो डायग्राम कैसे यूज किया। नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ पावर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी 1857 के बाद, पावर का ट्रांसफर हुआ था, किसके थ्रू, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट 1858, ठीक है। तो हमको सिर्फ एक्ट का नाम लिखना है, हमको बताना है कि हमको फैक्ट पता है, ठीक है। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट 1858 वाज पास्ड, पास किया गया था, वेरी गुड। अब यहां ये नहीं लिखेगी कि इलाहाबाद में पास किया गया तो ये हुआ तो वो हुआ ना, कहानी नहीं लिखेंगे यहां पर, बस कीवर्ड यहां लिखा। क्राउन रूल आ गया, है ना, क्राउन रूल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट कर दिया गया, तो दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफर ऑफ पावर। ये तीन जो शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहां पर, एबीसी भी लिख सकते हो आप, है ना, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर। और ये क्या है, मेजर आउटकम। रिवोल्ट ऑफ 1857 का मेजर आउटकम क्या था, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया था फ्रॉम ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन रूल पे, कैसे, एक्ट के थ्रू, क्राउन रूल आ गया, कीवर्ड डाल दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अपॉइंट हो गया ना क्राउन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहां पर उससे पहले क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोजीशन नहीं था, ठीक है।
अब यहां वो सब चीजें लिखेंगे, पहला ये पॉइंट हुआ, दूसरा वो पॉइंट हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको बस बताना है फैक्ट, कोर फैक्ट बताना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, और आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, किसके थ्रू, पील कमीशन बना है ना, पील कमीशन, बस इतना सा लिखेंगे। अब ये नहीं लिखेंगे पील कमीशन में ये हुआ, यहां पर नहीं जरूरत है, कीवर्ड्स थ्रो करेंगे, पील कमीशन, ईयर याद है तो ईयर लिख देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स, तो इंडियन सोल्जर और यूरोपियन सोल्जर का रेशियो भी घटा दिया गया था, ठीक है, तो 1:6 to 1:2 बंगाल आर्मी में, एग्जाम्पल डाल दिया हमने, क्लियर। फिर तीसरा क्या, चेंज इन पॉलिसी, पॉलिसी में बदलाव हुआ है ना, पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हुआ, एनेक्सेशन और एक्सपेंशन की नीति को खत्म कर दिया गया है ना, जो एनेक्सेशन की नीति तो हमने ऊपर पढ़ा, डलहौजी की, वेलेस्ली की, उसको खत्म कर दिया गया। तो प्रिंसेस जो थे उनको भी रिलीफ दे दिया गया कि अब आपका कोई भी चीज एनेक्स नहीं किया जाएगा ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है। एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन एंडेड, कीवर्ड 3 वर्ड में पूरी कहानी समराइज कर दी यहां पर। नॉन इंटरफेरेंस इन सोशियो रिलीजियस मैटर, है ना, उसके बाद आप देखोगे कि वो सोशल रिलीजियस मैटर में ये लोग इंटरफेयर नहीं किए थे, इसीलिए जब वुड्स डिस्पैच में हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब एजुकेशन की हालत क्यों खराब हो गई थी, इसी कारण से, क्योंकि उसके बाद ये सारी चीजें इन्होंने बंद कर दी, सोशियो रिलीजियस मैटर में घुसना, बोले आप अपना कल्चर वल्चर फॉलो करो, हम रूल करेंगे, हम इकोनॉमी ड्रेन करेंगे यहां से, ठीक है। और हम लोग थे ही हिंदू मुसलमान उन्हें सब में चक्कर में फंसने वाले, जाति धर्म में, तो वो डिवाइड एंड रूल करते रहे और कोई सोशियो रिलीजियस इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। सो तीसरा क्या हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 वॉज पास्ड, है ना, फेयर रिक्रूटमेंट। सो ये हो गया कॉन्सिक्वेंसेज। अब इतने से स्पेस में आप देखो हमने कितना पॉइंट लिख दिया, 1 2 3, है ना, 3 में भी तीन इधर, तीन इधर, तीन इधर, 9। आप सोचो कि सिर्फ कीवर्ड थ्रो किए, आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद होने चाहिए, कहानी आप खुद से फ्रेम कर लोगे, आपको प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए, और ये धीरे धीरे होगा ना, व्हेन यू लुक एट दिस, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, जो कंटेंट हम पढ़े हैं, जो हमारा नॉलेज है, उसको हमें ना इन चीजों में फ्रेमवर्क्स में डालेंगे, यू विल बी एबल टू डू, है ना। अब कॉन्सिक्वेंसेज इंपैक्ट हो गया, अब उस रिवोल्ट की लिमिटेशन भी क्या थी, है ना, उसकी कमियां क्या थी, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए कमियां क्या थी, तो हमको 5-7 कमियां पता होनी चाहिए। तो रिवोल्ट क्या था, अनऑर्गेनाइज था, सबको पता है अनऑर्गेनाइज रिवोल्ट था, ऐसा कोई सेंट्रल लीडरशिप तो नहीं थी बहुत स्ट्रांग, दो डिक्लेयर किया था बहादुर शाह जफर को, बट ही वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रांग लीडर, ठीक है। तो रिवोल्ट अनऑर्गेनाइज था, लिमिटेशन थी, इसके आगे पूरी कहानी नहीं बताएंगे, कीवर्ड बताएंगे कि रिवोल्ट अनऑर्गेनाइज था, है ना। लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स इन द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, बहुत सारे लीडर्स मर गए, ठीक है। मिलिट्री सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिशर्स की मिलिट्री सुपीरियोरिटी थी, कैसे, वेपन्स के मामले में, कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का उस समय हो गया था ना, सबने पढ़ाई है 1850s में, आप सोचो उनको कितना बेटर कम्युनिकेशन था। सो कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री सुपीरियोरिटी थी उनके पास, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट को तोड़ दिया। रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया, अभी हमने ऊपर मैप में देखा था, रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरा पैन इंडिया रिवोल्ट नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया, कीवर्ड लिमिटेशन थी ना इसकी। सम क्लासेस लाइक जमींदार एंड प्रिंसेस एक्टिवली हेल्प्ड ब्रिटिश, है ना, ग्वालियर पटियाला एग्जाम्पल, है ना, हमने पढ़ा है कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स और कुछ जमींदार बड़े बड़े, उन्होंने ब्रिटिश को एक्टिवली सपोर्ट किया, है ना, तो एक्टिवली सपोर्टेड ब्रिटिश, एग्जाम्पल ग्वालियर पटियाला, है ना। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, सेम चीज है ना, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने डायग्राम कैसे यूज किया आप देखो, है ना। अब इस तरीके का बॉक्स जब यूज करते हैं ना, जब भी हम इस तरीके का बॉक्स यूज करेंगे तो इसमें अपने को दिमाग में रखना है कि हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। 6 पॉइंट है तो 2 बीच में भी आ गया, तो 6 पॉइंट तक जब हमको बनाना हो ना, तो हम इस वाले डायग्राम को यूज कर सकते हैं, है ना। 4 का सबको पता है, ये वाला सबको पता है ना, ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम। 3 पॉइंट है तो हम छोटा सा ट्राइंगल बना के करेंगे ना, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ कर लेंगे। सो ट्राई टू यूज दिस शेप्स ऑल्सो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर लिया, 4 पॉइंट है तो ऐसे। सो ट्राई यूजिंग दीज शेप्स इन योर नोट्स इटसेल्फ, जब नोट्स बना रहे हैं तब। अब सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये वाला तो हमने डायग्राम देख लिया, ऊपर नीचे पूरा है ना, इसे भरा भरा। सिग्निफिकेंस, अब इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या, लिमिटेशन कमियां समझ गया, अब इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये लेगेसी क्या है, क्यों हम आज इसको याद रखते हैं, है ना। तो सिग्निफिकेंस, लेगेसी, इंपॉर्टेंस, ये 3 कीवर्ड हो गए आपको, है ना। कीवर्ड्स आपको खुद समझ में आएगा, जब आप सोचोगे ना किसी भी टॉपिक के बारे में जो आपने पढ़ा है, आपको कीवर्ड्स खुद दिमाग में आने लगेंगे।
अब इसमें देखो डायग्राम कैसे बनाया। अब इसमें डायग्राम ऐसे ही बना सकते हैं ना, कुछ नहीं, यहां पर जो भी लिखा सिग्निफिकेंस लेगेसी, उसके बाद ऐसे गोला बनाया और ऐसे 1 2 3 4 है ना, ये सन रेज वाला। तो इसमें आप कितने भी पॉइंट्स को अकोमोडेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपको कितना पॉइंट याद आ रहा है तो आप ये काम कर सकते हो, यहां पर लिखा और एक एरो खींचा और ये इस तरीके से। या अगर इधर वर्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकल में स्पेस आपका बर्बाद हो जाएगा ना, इतना लिखोगे ये स्पेस बर्बाद होगा, ये स्पेस बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो आपका स्पेस भी यूटिलाइज हो रहा है अच्छे से। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझा दिया है ना। वर्टिकल में आप कोई डायग्राम बना रहे हो इस तरीके से ना, और ऐसे लिख रहे हो तो आप देखो स्पेस ज्यादा लेगा, इतना बड़ा स्पेस ले लिया, और यहां पर इतने बड़े स्पेस में हमने उस 5-6 पॉइंट को लिख दिया। तो स्पेस मैनेजमेंट भी यहां से सीखना है हमको। सिग्निफिकेंस क्या थी इसकी, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, इतना बड़ा। पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, मासेस का पार्टिसिपेशन था। एंड ऑफ कंपनी रूल हो गया था इसके बाद, है ना, हमने बताया ऊपर, क्राउन रूल। प्रोवाइडेड बेस फॉर न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप, इससे क्या हुआ, इस मूवमेंट के बाद से नए पॉलिटिकल लीडरशिप का जन्म हुआ भारत में, लोग मिलने लग गए, है ना, नए नए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए। उसके बाद ही हम देखते हैं ना कि नए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए, नेशनलिज्म का जन्म होने लगा, है ना, वो सब है ना, लेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कि हम एक साथ इकट्ठा हैं, हमारा एक कॉमन कॉज है। उसके बाद ही ये फीलिंग डेवलप होने लगी। तो सिग्निफिकेंस लेगेसी क्या है ना। उसके बाद कंक्लूजन, ये हमको लिखना नहीं है, एक्चुअल एग्जाम में हम ये नहीं लिखते हैं ना कंक्लूजन, बट यहां बताने के लिए मैंने लिखा है कि ये कंक्लूजन अब है ना। कंक्लूजन भी मैंने 3 तरीके से बताया है, आप देखो, हमने पूरी चीज बता दी। अब कंक्लूजन में कैसे करना है, एंड करना है, समराइज करना है, ठीक है। दस द रिवोल्ट इमर्ज्ड एज अ, दस द रिवोल्ट विच ना, विच इमर्ज्ड एज अ सेपॉय म्यूटिनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज। क्लियर है। तो कहने का मतलब समझो, है ना, कि जो रिवोल्ट शुरू हुआ था सिपॉय म्यूटिनी से, कंक्लूड कर रहे हैं ना, पूरी समरी बता रहे हैं कि अब क्या कहानी है इसकी। दस द रिवोल्ट इमर्ज्ड एज अ सेपॉय म्यूटिनी, जो सेपॉय म्यूटिनी के रूप में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, वाइड स्प्रेड मूवमेंट, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेटिव। एडजेक्टिव भी लगाना है ना, एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है, आई डोंट नो, जस्ट सी दैट। एक्सप्लॉयटेटिव, पॉलिसी के बारे में बता रहे, एक्सप्लॉयटेटिव, है ना, फीलिंग भी लानी है, इमोशन भी लाना है उसमें, कंटेंट में, है ना, एक्सप्लॉयटेटिव, फुल स्टॉप, बस इतना बता दिया। इट इज राइटली, है ना, इट इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बाय वीडी सावरकर। कोट भी आ गया। क्लियर है सबको। एक तो ये इंट्रो, एक तो ये कंक्लूजन हो गया ना, कि हमने समराइज कर दिया 10 करके कि एक किसके अगेंस्ट था, और इट इज राइटली डिस्क्राइब ना। आप देखो कंटिन्यूटी, कल में से कोई पूछ रहा था ना कि ये कोट को कैसे यूज करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं। आप देखो, हमको कोट पता होना चाहिए, कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक बात को लेके जानी है ना। पहले बोला कि सेपॉय म्यूटिनी शुरू हुआ और वो इतना बड़ा वाइड स्प्रेड हो गया, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश कॉलोनी, इसीलिए हम उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह रहे हैं। दस इट इज राइटली डिस्क्राइब। अब देखो, है ना, 2-4 बार आप पढ़ना है इसको वापस से, यू विल गेट कि कैसे लैंग्वेज का फ्लो बनता है, कैसे आइडियाज का फ्लो बनता है, कैसे थॉट प्रोसेस का फ्लो बनता है। अब ये तो हो गई कि हमने समराइज, ये नॉर्मल से समराइजेशन है, ठीक है। अब हमको दोनों पक्ष की बात करनी है ना, पॉजिटिव भी बात कर ले, नेगेटिव बात कर ले, वेल बैलेंस्ड कंक्लूजन डालना है। यहां क्या लिखेंगे, दो, है ना, दो द रिवोल्ट फेल्ड टू अचीव इट्स कंप्लीट गोल, है ना, रिवोल्ट अपना कंप्लीट गोल अचीव करने में फेल रहा, है ना, बट द कंसिक्वेंसेज गेव राइज टू नेशनलिज्म एंड यूनिटी इंस्पायरिंग फ्यूचर स्ट्रगल्स, है ना, ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, कि रिवोल्ट जो अपना कंप्लीट एम था ना, उसका कंप्लीट एम क्या था कि ब्रिटिश को भगा दें, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन अचीव क्या किया, बट द कंसिक्वेंसेज, जो हमने इंपैक्ट पढ़ा ऊपर, गेव राइज टू नेशनलिज्म एंड यूनिटी, है ना, इंस्पायरिंग फ्यूचर स्ट्रगल्स, तो आगे के स्ट्रगल्स को इसने बहुत इंस्पायर किया, है ना। उसके बाद एक अगेन एसएन सेन का कोट, कैसे लिख सकते हैं, एसएन सेन ओपाइंड दैट इट बिगैन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कोट यूज कर लेंगे इसके बाद अगले लाइन में, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन। दस एसएन सेन ओपाइंड, है ना, दस एसएन सेन, यहां ये भी लिख सकते हो ना, द हिस्टोरियन ना, हिस्टोरियन एसएन सेन हैज ओपाइंड दैट इट बिगैन एज अ फर्स्ट फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कोड्स जो है, आपको सिखाया ना सबको एआई, वहां पर आप सर्च कर सकते हो, गिव मी 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, है ना, ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिस्टोरियंस
अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वहां 10 नाम आ जाएंगे, आपको जो भी कोड यूज करना है आप यूज कर लो। सिमिलरली आप अदर चीजों के लिए भी ऐसे सर्च कर सकते हो, वो मैंने बताया हुआ है। और कभी भी एआई को यूज करने से रिलेटेड कोई डाउट आए तो जस्ट आस्क इन द डाउट सेशन, जब है ना हर रोज सेशन होगा उसके बाद आप लोग पूछ लिया करो, मैं लाइव दिखा दिया करूंगा। तीसरा तरीके का कंक्लूजन है ना, दो द रिवोल्ट वॉज रेस्टोरेटिव इन नेचर। रेस्टोरेटिव इन नेचर क्यों, हमने पढ़ा था कि सबको क्या चाहिए था, अपनी पुरानी स्थिति, स्टेटस को चाहिए था। कोई ये थोड़ा ना बोल रहा था कि हम मॉडर्न चीजें कर दें, नेशनलिज्म का आइडिया आया ही नहीं था। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बोल रहा था हमको लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए ना, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था। यहां वैसी कोई बात तो हुई नहीं थी। इनको चाहिए था कि भाई हमारी गद्दी दे दो, हमारा पेंशन दे दो, है ना, हमारे बच्चे को ये अधिकार दे दो। तो रेस्टोरेटिव इन नेचर था, ये सबने पढ़ा ही होगा, है ना। दो द रिवोल्ट वॉज रेस्टोरेटिव इन नेचर, इट बिकेम एन इंस्पिरेशन ऑफ स्ट्रेंथ हिडन इन द मासेस ऑफ इंडिया फॉर फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। दस वीडी सावरकर राइटली डिस्क्राइब्ड इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंट्रोडक्शन में हम वीडी सावरकर को नाम नहीं लेंगे, हम कंक्लूजन में वीडी सावरकर का नाम लेंगे या कोड लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जस्ट बता देंगे ना कि क्या था, है ना। देखो आप, इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ सिंपल सा बताया, वाइड स्प्रेड रेवेलियन था अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव, एक्सपांशनिस्ट एंड मिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा तीन चीज याद रखेंगे, वाई, व्हेन, हाउ। तीन चीजें, हर चीज एड्रेस हो जाएगी। करंट अफेयर्स का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, लेट से इंडिया कनाडा रिलेशन, तो क्या लिखेंगे, रिसेंटली इंडिया, है ना, व्हाट व्हेन हाउ में रिसेंट कंटेक्स्ट देंगे कि रिसेंटली इंडिया कनाडा रिलेशन हैज डिटोरिएटेड ड्यू टू दिस इश्यू, बस इतना लिख देंगे शॉर्ट आंसर में। उसके बाद अपना अंदर का डायमेंशन खोलेंगे, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसको। सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर आंसर से हमने क्या समझा कि चीजें हमको क्या लिखनी है, कैसे कीवर्ड्स को इकट्ठा करना है अपने नोट्स में, है ना। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे क्रिस्प फॉर्म में हमको प्रेजेंट करना है। शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, उसमें भी क्या बताएंगे, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये वाले सवाल, है ना। हर चीज के हिसाब से चेंज होता रहेगा, पॉलिटी के हिसाब से चेंज होगा, हिस्ट्री के हिसाब से चीजें चेंज होंगी, है ना, करंट अफेयर्स के हिसाब से। लेकिन 3 4 जो कीवर्ड्स, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना, ये 3 4 चीजों में आपका इंट्रोडक्शन फ्रेम हो जाएगा। जस्ट इन 3 4 चीजों को एड्रेस कर दिया और आप अपना इंट्रोडक्शन पढ़ना, दैट विल बी सुपर्ब इंट्रोडक्शन, है ना। कहीं से काटने लायक नहीं होगा, हर बार पॉसिबल नहीं होगा, मैं ये आइडियल चीजें बता रहा हूं, बट वी हैव टू रीच टिल आइडियल, है ना। हम वैसे सोचेंगे तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। मैप्स का यूज कैसे करना है स्मार्टली, है ना, ये बॉक्स कैसे बनाने हैं ना, कभी भी डायग्राम्स बनाए, मैप बनाए, हमेशा बॉक्स कर देंगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आएगा, ट्राई करना। सब हेडिंग्स जब डालेंगे तो एक बॉक्स करेंगे ना यहां पर भी, या सब हेडिंग्स, अगर लंबा सब हेडिंग है ना, लॉन्ग आंसर में से मान लो लंबा सब हेडिंग, इतना लंबा सब हेडिंग है, तो यहां पर हमें एक लाइन सीधा ऐसे खींच के ये बॉक्स कर दिया, तो प्रेजेंटेशन अच्छा आएगा, ठीक है। कॉजेज में, पॉइंट्स में हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते थे। सारी चीजें डिपेंडिंग ऑन स्पेस है, स्पेस मैनेजमेंट, ठीक। डायग्राम मैंने बता दिया, ऐसे भी कर सकते थे, फिर इसमें ना 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते थे। तो वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से इनोवेट करोगे। इन दो डायग्राम्स के बारे में मैंने बताया कि जब आपके पास 4 पॉइंट हो, 6 पॉइंट हो, कैसे लिख सकते हैं, है ना, सिंपल सा माइक्रो डायग्राम कैसे बना सकते हैं, है ना। आप इससे प्रेजेंटेशन भी बहुत सारी चीजें सीखोगे, है ना। सो जस्ट गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट and try to learn multiple things from this, ठीक है। सो आई गेस आई हैव एक्सप्लेन दिस आंसर वेरी वेल। अब आप लोग अपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट कर लें प्लीज, डाउट पूछें।